एंड शाइन द वर्ड विद आजी में आप सभी का बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एजुकेशन का पार्ट 1 का जितने भी चैप्टर्स है सभी के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। मतलब कि जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिस चैप्टर से जो से वाला भी दीर्घ उत्तरीय वाला हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है प्राचीन भारतीय शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्राचीन भारतीय शिक्षा मतलब कि वैदिक कालीन शिक्षा। तो चलिए देख लेते हैं। तो प्राचीन अर्थात वैदिक शिक्षा की विशेषताओं का विवरण निम्नलिखित है। आपको ऐसे ही करके लिखना है। उसके बाद आप हेडिंग वाइज अपना आंसर लिखेंगे। दीर्घ उत्तरीय जितने भी प्रश्न हैं आप हेडिंग वाइज लिखते हैं तो आपका वो क्वेश्चन का आंसर बड़ा भी लगता है और वो इसमें मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है वो हो जाएगी विद्या आरंभ संस्कार, मतलब कि जो उपनयन संस्कार होता था, जो शिक्षा स्टार्ट करने से पहले जो संस्कार किया जाता था वो वाला। तो वैदिक काल में शिक्षा धर्म पर आधारित थी, अतः यहाँ पे आता होना चाहिए। अतः शिक्षा को प्रारंभ करते समय एक धार्मिक संस्कार को संपन्न किया जाता था। इस संस्कार को विद्या आरंभ या उपनयन संस्कार कहते थे। इस संस्कार में होता क्या था, जो छात्र होता था जब उसकी आयु 8 वर्ष की हो जाती थी तब उसे लाया जाता था। बल्कि जो सभी वर्ग के लिए अलग अलग आयु निर्धारित थी, जैसे कि ब्राह्मण वर्ग के लिए 8 वर्ष थी और क्षत्रिय वर्ग के लिए 11 वर्ष थी और वैश्य वर्ग के लिए 12 वर्ष थी। और जो शूद्र होते थे उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो जो सभी वर्ग के छात्र जब अपनी एज के हो जाते थे तब उनका विद्यारंभ संस्कार होता था, मतलब उपनयन संस्कार होता था। उसमें उन लोगों को अच्छे से नहला धुला के अच्छे कपड़े पहनाए जाते थे और उन्हें गायत्री मंत्र का उच्चारण कराया जाता था। तो ऐसे इन लोगों का ये संस्कार होता था। आपका अगर जो बहुत ही बड़े में आ रहा है सिर्फ यही पूछ लिया जाता है कभी कभी दीर्घ में कि उपनयन संस्कार क्या होता है, इसकी विशेषताएं वगैरह, तो आप ऐसा करके लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड हेडिंग है हमारी समापवर्तन संस्कार का प्रचलन या फिर समापवर्तन संस्कार का प्रचलन। तो क्या होता है, जैसे कि विद्या आरंभ उपनयन संस्कार होता है उसी के टाइप से जब वैदिक काल में शिक्षा समाप्त हो जाती थी, जब विद्यार्थी पूरी शिक्षा ग्रहण कर लेता था तो उसके बाद समावर्तन संस्कार होता था। तो देख लेते हैं इसमें क्या होता है। समावर्तन संस्कार से आशय घर लौटना है। प्राचीन भारतीय समाज में जिस प्रकार शिक्षा प्रारंभ करते समय उपनयन संस्कार का आयोजन किया जाता था, उसी प्रकार शिक्षा के पूर्ण होने पर संस्कार संपन्न करने का प्रचलन था। 25 वर्ष की आयु में समावर्तन संस्कार होता था। कहीं कहीं पे 24 वर्ष भी लिखा है, कहीं कहीं पे 25 वर्ष भी लिखा है, तो फिर आप दोनों ही सही हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा वैदिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु अवधि समय संबंधी नियम। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं। वैदिक शिक्षा प्रारंभ करने के लिए उपनयन संस्कार आवश्यक होता है, परंतु यहाँ पे उपनयन होना चाहिए, परंतु उपनयन संस्कार कब हो इसके लिए कुछ नियम को ध्यान में रखा जाता है। सामान्य रूप से 12 वर्ष की आयु के मध्य उपनयन संस्कार होता है। यहाँ पे जो भी मिसप्रिंट हुई है तो आप इसे इग्नोर कर दीजिए। संस्कार हुआ करता था। महर्षि मुनि ने वर्गों को मतलब कि वर्गों के अनुसार उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित की थी, जो कि मैंने अभी बताया 3 वर्ग थे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बालकों के लिए क्रमशः यहाँ पे क्रमशः होना चाहिए था 8, 11 तथा 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार निर्धारित था। उसके बाद आ जाता है सर्व सुलभ तथा निःशुल्क शिक्षा। तो प्राचीन भारत के नियमानुसार शिक्षा सर्व सुलभ थी, मतलब कि सभी के लिए उपलब्ध थी, नीची जाति के, नीची कास्ट को छोड़ के, शूद्र वगैरह को छोड़ के। इसका मुख्य कारण यह था कि शिक्षा निःशुल्क थी, मतलब कि सभी शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। निःशुल्क शिक्षा की सुविधा उपलब्ध होने के कारण कोई भी बालक आर्थिक कारणों से शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं रहता था। उसके बाद आ जाता है नियमित दिनचर्या का नियम। तो मतलब कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो क्या होता था इसमें, प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक छात्र के लिए आवश्यक था कि नियमित दिनचर्या का उचित ढंग से पालन करे। जो अनुशासन था वो बहुत ही महत्व रखता था प्राचीन काल में, वैदिक काल में। प्रत्येक छात्र के लिए सूर्योदय से पहले उठना, स्नान करना, यज्ञ पूजा, वेद पाठ, भिक्षा मांगना तथा गुरु की सेवा करना दिनचर्या के महत्वपूर्ण या फिर आवश्यक अंग थे। उसके बाद रहता है छात्र जीवन संबंधी नियम। तो ये क्या थे, जो छात्र होते थे, छात्र के जीवन में व्यतीत करने के साथ साथ खान पान, वेशभूषा तथा आचार व्यवहार नियमों का पालन भी अनिवार्य रूप से करना पड़ता था। मतलब कि जो गुरुकुल की शिक्षा थी वो बहुत ही नियमित ढंग से होती थी। गुरु शिष्य संबंध। प्राचीन शिक्षा में गुरु शिष्य के मध्य प्रत्यक्ष संबंध रहता था। शिष्य गुरु के सीधे संपर्क में रहता था, अतः गुरु शिष्य के मध्य पिता पुत्र के समान संबंध होते थे। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि मतलब कि वैदिक कालीन शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं थी। तो इसी टाइप से आप लिख सकते हैं हेडिंग वाइज, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की थी, विवेचना कीजिए। तो जो वो पहला वाला क्वेश्चन था वो फर्स्ट चैप्टर से, ये सेकंड चैप्टर से है। तो बौद्ध धर्म में शिक्षा के केंद्र मठ होते थे, जो केंद्र और जो वहाँ वैदिक काल थे वहाँ पे शिक्षा के केंद्र गुरुकुल होते थे, यहाँ पे मठ होते थे। बौद्ध धर्म में भिक्षु की शिक्षक की भूमिका निभाते थे। आगे चलकर बौद्ध शिक्षा के केंद्र स्थापित किए गए जो मठों का ही वृहद रूप थे। इसके बाद पाठ्यक्रम क्या था हमारा बौद्ध काल शिक्षा में। जब भी किसी भी शिक्षा व्यवस्था के बारे में पूछा जाए तो वहाँ पे आपको उसकी पाठ्यक्रम, उसके उद्देश्य, उसकी विशेषताएं सारा कुछ लिख देना है। जितना भी आपको उसके बारे में पता है सारा कुछ आपको अपनी कॉपी में लिख देना है, क्योंकि इसमें लिखने के ही नंबर मिलते हैं। तो आपको जितना हो सके उससे बड़ा क्वेश्चन लिखना चाहिए, वैसे वर्ड लिमिट होती है। तो पाठ्यक्रम क्या था, पाठ्यक्रम में बालकों को प्रथम 16 माह सिद्धरस्तु नामक पोथी पढ़ाई जाती थी। इसमें 12 अध्याय तथा वर्णमाला के 49 अक्षरों को मिलाकर 300 से अधिक श्लोकों की रचना की गई थी। तो ये था स्टार्टिंग, मतलब कि जो स्टार्टिंग पढ़ाई होती है वो। उसके बाद आता है बौद्धकालीन उच्च शिक्षा व्यवस्था, मतलब कि जब बौद्धकालीन की उच्च शिक्षा व्यवस्था कैसे थी। बौद्ध काल में 12 वर्ष की आयु तथा प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम 2 प्रकार का था, धार्मिक तथा लौकिक पाठ्यक्रम। तो जो धार्मिक पाठ्यक्रम था वो क्या था, धार्मिक पाठ्यक्रम बौद्ध भिक्षु के लिए था जिसका उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति था, मतलब कि जो बौद्ध भिक्षु थे वो धार्मिक पाठ्यक्रम पढ़ते थे। बाकी जो लौकिक पाठ्यक्रम था वो साधारण व्यक्तियों के लिए था। इस पाठ्यक्रम में धर्मशास्त्र, साहित्य, तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र आदि विषय शामिल थे। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और लर्न करके ही जाएगा। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो पहला जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य, तो समता एवं सामाजिक न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करना, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षा के अवसर प्रदान करना, संपूर्ण देश में एक समान माध्यम द्वारा शिक्षा की सुविधा प्राप्त करना। तो ये सारे कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य थे। तो आप अगर इसे और बड़ा करना चाहते हैं तो आप इनको हेडिंग बना के इसके अंतर्गत भी लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्राथमिक स्तर की शिक्षा। तो सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर देश के समस्त छात्रों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का निर्णय किया गया, मतलब कि जो भी प्राथमिक स्तर की शिक्षा होती है, ये नर्सरी वगैरह, इसमें निःशुल्क शिक्षा होती है। जो सरकारी स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, वहाँ पे इस शिक्षा नीति के अंतर्गत। नेक्स्ट है व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार। इस नीति के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को व्यावसायिकरण पर बल दिया गया था। उसके बाद आ जाता है प्रौढ़ शिक्षा में सुधार। प्रौढ़ शिक्षा क्या होता है, जो लोग बूढ़े लोग होते हैं, एज जिनकी हो चुकी होती है, वाली शिक्षा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत मानव संसाधन विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण विस्तार एवं उनके स्थान से अपेक्षित सुधार की आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया, बल्कि इस नीति के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा पर भी बहुत अधिक बल दिया गया था। उसके बाद आता है उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा की अवधि 3 वर्ष निश्चित की गई थी पहले 1986 वाली शिक्षा नीति में, जो ग्रेजुएशन होता था वो। उसके बाद आता है ग्रामीण विश्वविद्यालय। नवीन शिक्षा नीति के अंतर्गत गांधी जी के विचारों को साकार करते हुए ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ ही पुराने विश्वविद्यालयों के पुनर्गठन पर भी बल दिया गया था। उसके बाद है मूल्यांकन प्रणाली। तो ये सारा कुछ जितना भी आपकी शिक्षा वगैरह में आप देखते हैं रोज़मर्रा की लाइफ में, वो सारा कुछ आप लिख सकते हो, जो भी होता है आपको मार्क्स मिल जाएंगे। शिक्षा नीति के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली की महत्ता को स्वीकार किया गया। इसके अंतर्गत आंतरिक मूल्यांकन शिक्षा पद्धति को अनिवार्य अंग होगा, जिस प्रकार मतलब कि जिसमें अध्यापक की भूमिका विशेष महत्व होगी। मतलब कि जो मूल्यांकन प्रणाली है, मतलब कि जो रिजल्ट वगैरह होता है, एग्जाम वगैरह होता है, ये सारा कुछ। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित मदन मोहन मालवीय का योगदान शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण है, विवेचना कीजिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं। तो मालवीय जी के शैक्षिक विचार, तो जैसे कि जो भी है मालवीय जी के शैक्षिक विचार, मालवीय जी का पाठ्यक्रम, मालवीय जी की विशेषताएं, सारा कुछ आप लिख सकते हैं इनमें। तो स्टार्ट करते हैं। शिक्षा के अर्थ संबंधी मालवीय जी की धारणा का ज्ञान हमें उनके द्वारा समय समय पर व्यक्त विचारों से पता चलता है। मालवीय जी के विचारों में शिक्षा का तात्पर्य व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं धार्मिक संस्कारों का विकास करना है। उन्होंने लिखा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। उसके बाद आ जाता है मालवीय जी के जो शिक्षा व्यवस्था थी उसके उद्देश्य क्या थे। तो मालवीय जी ने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए थे, तो देख लेते हैं। शारीरिक विकास। उनका कहना था कि व्यक्ति स्वस्थ रहकर ही दुनिया के कुछ कार्य कर या सीख सकता है, इसलिए शरीर को स्वस्थ एवं पुष्ट रखना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है धार्मिक विकास। वे स्वयं धार्मिक प्रवृत्ति के थे और चाहते थे कि भारत का प्रत्येक नागरिक इस प्रवृत्ति का हो, इसलिए इनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य बालकों को धार्मिक एवं आध्यात्मिक विकास करना भी होना चाहिए। तो ये सब इनके उद्देश्य थे।
उसके बाद आ जाता है जीवोपार्जन का उद्देश्य। मालवीय जी उसी शिक्षा को उपयुक्त मानते थे जो शिक्षा जीवोपार्जन की क्षमता रखता है, मतलब कि रोजगार वगैरह देता है कि मनुष्य शिक्षा ग्रहण करे और अपने लिए जो भी है जीवोपार्जन के साधन जुटा सके। उसके बाद आता है शिक्षा का पाठ्यक्रम मालवीय जी के अनुसार। तो मालवीय जी का विचार था कि प्रत्येक स्तर का पाठ्यक्रम निम्नलिखित आधारों पर निर्मित करना चाहिए। तो कौन से थे आधार? वो व्यक्ति, समाज और देश की आवश्यकता, बौद्धिक विकास, संस्कृति, जीवन दर्शन, धर्म। तो ये सारे कुछ थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम का उल्लेख कीजिए। चलिए देख लेते हैं। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या था, सबसे पहले वो देखेंगे। तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा से अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास था। तो उसके बाद आ जाते हैं, गांधी जी सदैव इस बात के समर्थक रहे कि भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षित बन जाए। प्रायः लोग साक्षरता तथा ज्ञान को शिक्षा मानते थे, किंतु गांधी जी शिक्षा को की इस अवधारणा को नहीं मानते थे। मतलब कि जो पहले जो लोग थे वो साक्षर, मतलब कि वो कहते थे हम साक्षर हैं, अपना नाम लिख पढ़ लेते हैं, साइन कर लेते हैं तो हम शिक्षित हैं। लेकिन जो गांधी जी थे वो कहते थे ये शिक्षा नहीं होती है, शिक्षा होती है जिससे कि हमारा पूरा विकास हो सके हमारे अंदर का। तो उनका कहना था कि साक्षरता ना तो शिक्षा का अर्थ है और ना ही प्रारंभ। उसके बाद आता है शिक्षा के उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? गांधी जी ने भारतीय जीवन की आवश्यकताओं और आदर्शों को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा के उद्देश्यों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया है। तो पहला है शिक्षा के तत्कालिक उद्देश्य। तो जो पहला है वो है सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व के विकास का उद्देश्य। इसमें बताया गया है गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक की शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना है। उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा द्वारा बालक की समझ शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास होना चाहिए। उसके बाद आता है जीवोपार्जन का उद्देश्य। मतलब कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य जीवोपार्जन ही करना था, जो नई शिक्षा प्रणाली थी इसमें। तो गांधी जी ने क्या बताया है? गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को जीवोपार्जन के योग्य बनाना है, जिससे वह आत्मनिर्भर हो सके और समाज पर बोझ ना हो। उसके बाद आता है चारित्रिक विकास का उद्देश्य। तो गांधी जी ने चरित्र निर्माण के उद्देश्य को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे। चरित्र के अंतर्गत उन्होंने साहस, बल, सदाचार, संयोग, सत्यता आदि के गुणों को सम्मिलित किया है। उसके बाद आता है मुक्ति का उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य व्यक्ति को सांसारिक बंधनों से मुक्त करना तथा उनकी आत्मा को उत्तम जीवन की ओर उठाना था। उसके बाद आ जाता है शिक्षा का पाठ्यक्रम। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा था? गांधी जी ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो बालकों के बौद्धिक विकास के साथ साथ उन्हें परिस्थितियों के अनुकूलन करने योग्य भी बनाए। उन्होंने शिक्षा का पाठ्यक्रम निम्नलिखित रूप से निर्धारित किया था। कैसे? हस्तकौशल, भाषाएं, गणित, सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान, कला, शारीरिक शिक्षा, चारित्रिक शिक्षा। तो ये इस हिसाब से उन्होंने जो भी था उनका पाठ्यक्रम सिलेबस बनाया हुआ था। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ये सारे से सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अगर इस क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम लिंक मिली है, वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।